नमस्कार, मैं राजन सिंह निर्माण जीएस एकेडमी में आपका स्वागत करता हूं। अब तक के हमने पिछले लेक्चर्स में मैटर के बारे में, एलिमेंट कंपाउंड मिक्सचर के बारे में, उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में, केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में जाना। और आज हम एक नया टॉपिक लेकर के आए हैं जिसमें हम सीखेंगे कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स के बारे में। ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। कार्बन इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्यों है, इस बात को हम जानेंगे। अगर हम एलिमेंट की अपनी पूरी की पूरी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल देखें, पीरियोडिक टेबल में करीब करीब 118 एलिमेंट्स हैं, लेकिन उन 118 एलिमेंट्स में अगर सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कोई एलिमेंट है तो वो है कार्बन। और ये आपके सिलेबस से भी आपको पता चल रहा है। आपके सिलेबस में भी देखिए तो उन 118 एलिमेंट्स में सिर्फ और सिर्फ इस कार्बन को ही चूज़ किया गया है। अगर ये जो चैप्टर है इसमें एक बात और यूनिक है। इसमें जो यूनिक बात है वो ये है कि इसमें सबसे ज़्यादा हमको ये बात समझने में दिक्कत आती है कि आखिर इस पूरे के पूरे टॉपिक में हमें पढ़ना क्या है। क्योंकि ज़्यादातर जब हम इसे पढ़ने जाते हैं तो हम ज़्यादातर केमिस्ट्री की तरफ चले जाते हैं और केमिस्ट्री में इन बातों को समझने लग जाते हैं, जो कि तरीका बिल्कुल ही गलत है। अगर हमें इस टॉपिक को समझना है तो हमें इस जीएस वाले टर्म्स में, या फिर हम कहें तो इस जनरल साइंस के टर्म्स में हमें इसे सीखना होगा और समझना होगा। इसी बात को ध्यान में रखकर आज हम इस टॉपिक को आगे लेकर के चलते हैं। तो देखिए, सबसे पहले कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स में हम कार्बन को समझने की कोशिश करते हैं। कार्बन एक ऐसा एलिमेंट है, इसकी यूनिक बातें दो हैं। पहली कि ये टेट्रावैलेंट है, टेट्रावैलेंट है, और दूसरी कि ये कैंटिनेशन प्रॉपर्टी को शो करता है। तो हमें ये जानने की ज़रूरत हुई कि आखिर ये टेट्रावैलेंट क्या होता है और ये कैंटिनेशन प्रॉपर्टी क्या होती है। यही दोनों प्रॉपर्टी हैं जो इस कार्बन को पूरी तरीके से डिफाइन करती हैं। पहली बात हम समझते हैं टेट्रावैलेंट की। तो हम देखें कि कुछ एलिमेंट ऐसे हैं जो दूसरे एटम से जुड़ने के बाद एक सिंगल बॉन्ड बनाते हैं। उस तरीके के एलिमेंट्स को मोनोवैलेंट कहा जाता है, यानी कि वो किसी एक एलिमेंट से जुड़ रहे हैं। जैसे कि सोडियम या क्लोरीन, ये किसी एक ही एलिमेंट से जुड़ सकते हैं। इस तरीके से दूसरे होते हैं बाईवैलेंट, जिनमें दो एलिमेंट्स को जोड़ने की प्रॉपर्टी होती है। जैसे कि हम देखें ऑक्सीजन, और इसका एग्जाम्पल है H2O। H2O में ऑक्सीजन दो हाइड्रोजन के साथ जुड़ा हुआ है। ट्राईवैलेंट होते हैं जैसे कि नाइट्रोजन, और इसकी प्रॉपर्टी है NH3। ये तीन हाइड्रोजन के साथ जुड़ा हुआ है। मोनोवैलेंट, बाईवैलेंट, ट्राईवैलेंट, और ये है टेट्रावैलेंट, यानी कि ये चार हाइड्रोजन या फिर चार अलग अलग लोगों से जुड़ने की प्रॉपर्टी रखता है। तो इस तरीके से ये इसकी पहली प्रॉपर्टी है, और यही प्रॉपर्टी इसे दूसरे एलिमेंट से बिल्कुल अलग बनाती है। इसी के कारण ये सेकेंड प्रॉपर्टी शो होती है। कैंटिनेशन का मतलब होता है कि बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स बनाना। कार्बन चूंकि चार एलिमेंट्स के साथ जुड़ सकता है और ये सबसे ज़्यादा अपने खुद के एलिमेंट से ही जुड़ता चला जाता है, तो इस तरीके से ये बल्कि वे में बहुत सारे एलिमेंट्स मिल करके आपस में एक बहुत बड़े बड़े कंपाउंड्स बनाते हैं। और ये बड़े बड़े कंपाउंड्स ही आपस में जो मॉलिक्यूल्स बनाते हैं, इन्हीं की इस प्रॉपर्टी को हम कैंटिनेशन कहते हैं। जैसे कि मीथ, जिससे बना हुआ है मीथेन, ईथ, जिसमें कि दो कार्बन होते हैं, प्रोप, जिसमें कि तीन होते हैं, ब्यूट, पेंट, ऐसी बहुत सारी सीरीज बनकर चली जाती है जो कि कभी भी खत्म नहीं होने वाली सीरीज है। कितने भी एटम्स इसके साथ जुड़ सकते हैं, और इसी प्रॉपर्टी के कारण ये कार्बन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो ये हमने जानकारी ली कार्बन के बारे में। आइए अब इसको हम थोड़ा सा और आगे जानते हैं।
कार्बन के साथ एक बात और है कि कार्बन अपने प्योर फॉर्म में, यदि हम इसके प्योर फॉर्म की बात करें, प्योर फॉर्म में 3 एलोट्रॉप्स बनाता है, 3 एलोट्रॉप्स बनाता है। एलोट्रॉप्स का मतलब क्या है? एलोट्रॉप्स का मतलब ऐसा है कि यदि हम किसी प्योर फॉर्म को लें, जैसे कि कार्बन है, तो कार्बन कार्बन आपस में जुड़ करके वो किस तरीके का कंपाउंड बनाते हैं, किस तरीके की सब्सटेंस बना लेते हैं, उसे ही हम क्या कहते हैं? एलोट्रॉप्स कहते हैं। इसी तरीके से कार्बन 3 प्रकार के एलोट्रॉप्स बनाता है। पहला डायमंड, दूसरा ग्रेफाइट, और तीसरा बकमिंस्टर फुल्लरिन। डायमंड, ग्रेफाइट एंड बकमिंस्टर फुल्लरिन, ये तीन कंपाउंड्स हैं जो कि कार्बन के एलोट्रॉप से बने हुए हैं। इन तीनों में सिर्फ और सिर्फ कार्बन प्रेजेंट है और ये तीनों ही नेचुरल वे में पाए जाते हैं, यानी कि हमारी अर्थ क्रस्ट में पाए जाते हैं। लेकिन इनमें ही आपस में इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज, इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज में आपस में डिफरेंस है और इन्हीं केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज के कारण इनके यूजेस और इनको किस तरीके से हम अपने नेचुरल लाइफ में देखते हैं, इन सारी बातों में डिफरेंस है। डायमंड को जैसे कि हम जानते हैं कि ये बहुत ही हार्डेस्ट सब्सटेंस है, बहुत ही शाइनी होता है और बहुत ही कॉस्टली भी होता है। ग्रेफाइट भी उसी का ही एलोट्रॉप है, इसमें भी कार्बन कार्बन प्रेजेंट है, इसमें भी कार्बन कार्बन प्रेजेंट है और इसमें भी सिर्फ और सिर्फ कार्बन से ही बने हुए हैं। लेकिन इनमें तीनों में सबसे पहला डिफरेंस जो आता है वो आता है इनके फिजिकल प्रॉपर्टी के रूप में। अगर हम इनका फिजिकल स्ट्रक्चर देखें तो फिजिकल स्ट्रक्चर के रूप में डायमंड हमें कैसा दिखाई देता है? शाइनी, हार्ड। जबकि ग्रेफाइट कैसा दिखाई देता है? सॉफ्ट, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ये इसकी यूनिक प्रॉपर्टी है। जबकि फुल्लरिन को हम आगे डिस्कस करेंगे कि फुल्लरिन की क्या प्रॉपर्टीज हैं और किस कारण से इसे जाना जाता है। इसे बेसिकली कार्बन 60 के नाम से जाना जाता है, इसे हम यहां पर समझते हैं। इसके अलावा अगर हम देखें तो इनके केमिकल स्ट्रक्चर में भी डिफरेंस है। यदि हम डायमंड को देखें तो डायमंड किस तरीके का स्ट्रक्चर बनाता है? ये ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर बनाता है। ये ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर का मतलब क्या है कि ये अपनी लेयर में तो कार्बन कार्बन से जुड़ा हुआ है ही, साथ ही साथ दूसरी लेयर के कार्बन से भी ये कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है। अब ये कोवेलेंट बॉन्ड क्या होते हैं और आयनिक बॉन्ड क्या होते हैं? कोवेलेंट बॉन्ड और आयनिक बॉन्ड बेसिकली जैसे कि हम सोडियम क्लोराइड को देखते हैं तो सोडियम क्लोराइड में क्या होता है? आयनिक बॉन्ड होता है। यानी कि अगर सोडियम और क्लोरीन आपस में अलग होना चाहेंगे तो ये पॉजिटिव चार्ज और ये निगेटिव चार्ज हो करके ये आपस में अलग हो सकते हैं, यानी कि ये किसी न किसी चार्ज के कारण आपस में जुड़े हुए हैं। तो इस तरीके से ये आयंस हैं और आयंस आपस में जुड़ते हैं तो आयनिक बॉन्ड बनाते हैं। जबकि ग्रेफाइट या कार्बन में हमने देखा तो कार्बन में सभी तरीके से ये कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं। डायमंड का हमने देखा था कि इसका ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर है। ग्रेफाइट का हम देखेंगे तो ग्रेफाइट का जो स्ट्रक्चर है वो स्ट्रक्चर है हेक्सागोनल स्ट्रक्चर। इस हेक्सागोनल स्ट्रक्चर और इस ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर में क्या डिफरेंस है? जब ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर होता है तो वो अपनी लेयर में तो जुड़ता ही है, साथ ही साथ दूसरी लेयर में भी कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है। जबकि ग्रेफाइट में क्या होता है? ग्रेफाइट में जब ये हेक्सागोनल स्ट्रक्चर बनाता है तो ये मधुमक्खी के छत्ते की तरह स्ट्रक्चर होता है और ये जब दूसरी लेयर से के साथ जुड़ता है तो दूसरी लेयर के साथ ये वंडरवॉल फोर्सेस के थ्रू जुड़ता है, जिसके कारण वंडरवॉल फोर्सेस कोवेलेंट फोर्सेस से थोड़े से वीक होते हैं।
हालांकि हमें बहुत ज़्यादा केमिस्ट्री के टर्म्स में नहीं जाना है, और ये टेक्निकल टर्म्स अगर हम फॉरवर्ड भी करते हैं, स्किप भी करते हैं, तो उसमें भी कोई परेशानी नहीं है। हम सिर्फ और सिर्फ अगर समझ पाएँ कि डायमंड का स्ट्रक्चर कैसा होता है तो ऑक्टाहेड्रल होता है, ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर कैसा होता है तो हेक्सागोनल स्ट्रक्चर होता है। वहीं पर बकमिंस्टर फुल्लेरिन का स्ट्रक्चर जो होता है, ये बकमिंस्टर फुल्लेरिन एक यूएस के साइंटिस्ट थे और उनके नाम पर ये पड़ा हुआ है, उन्होंने इसको डिस्कवर किया था, उनके नाम पर है ये। तो इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है? इसका स्ट्रक्चर सॉकर बॉल की तरह होता है। तो अगर हम इनके केमिकल स्ट्रक्चर्स की एक बार बात कर लें, ये भी इंपॉर्टेंट है। केमिकल स्ट्रक्चर, ऑक्टाहेड्रल, हेक्सागोनल, और यहाँ पर लाइक अ सॉकर बॉल, या फिर हम फुटबॉल कहें। इसका स्ट्रक्चर फुटबॉल की तरह हेक्सागोनल और इसका ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर होता है। तो ये तो हमने बात की कार्बन की, और फिर उसके बाद हमने बात की उसके प्योर फॉर्म में, यानी कि उनके एलोट्रॉप्स की। अब आइए इसी में हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे इनके कंपाउंड्स के बारे में। यदि हम कंपाउंड्स की बात करें तो कार्बन के कंपाउंड्स की संख्या इनफाइनाइट है। यदि हम देखें तो हमारे पूरे के पूरे अर्थ क्रस्ट में कार्बन का परसेंटेज कितना है, तो पूरे अर्थ क्रस्ट में कार्बन का परसेंटेज है 0.02%, 0.02%। और अगर हम अपने एटमॉस्फेयर में देखें तो एटमॉस्फेयर में इसका परसेंट है 0.03%, यानी कि ये बहुत ही कम परसेंटेज है। और ये जो एटमॉस्फेयर में है वो कार्बन किसी न किसी कंपाउंड जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, इस तरीके की गैसेस के रूप में प्रेजेंट है। लेकिन अगर हम इसे ऑर्गेनिक रूप में देखें, अगर हमारी बॉडी में देखें तो हमारी बॉडी में ये कार्बन जो है वो ऑक्सीजन के बाद दूसरा एलिमेंट है जो कि सबसे ज़्यादा प्रेजेंट है। सबसे ज़्यादा हमारे शरीर में अगर कोई भी चीज़ प्रेजेंट है तो वो है ऑक्सीजन, और दूसरे नंबर पे अगर किसी चीज़ का नाम आता है तो वो है कार्बन। अगर हम इसे पूरे के पूरे अर्थ के रूप में देखें तो अर्थ में भी ये 4th मोस्ट एबंडेंट एलिमेंट है, यानी कि चौथा सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला एलिमेंट है। और इसे अगर हम पूरे के पूरे यूनिवर्स में देखें तो पूरे के पूरे यूनिवर्स में भी इसका परसेंटेज बहुत ज़्यादा हाई है। हाइड्रोजन, हीलियम और ऑक्सीजन के बाद ये चौथे नंबर पे पूरे के पूरे यूनिवर्स में प्रेजेंट है। सॉरी, हमारे अर्थ में जो इसका परसेंटेज है यानी कि प्रेजेंस है वो 5th रैंक पे है, 15th रैंक पे है, सॉरी। तो ये हो गया हमारा अर्थ क्रस्ट पे, ये है एटमॉस्फेयर पे, प्रेजेंस इन अर्थ, अर्थ 15th रैंक है इसके, इस एलिमेंट के, और यूनिवर्स में इसकी रैंक 4th है। तो इस तरीके से अगर हम देखें हमारी बॉडी में प्रेजेंट है जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, अगर हम देखें पेड़ पौधे और इसके अलावा पेट्रोलियम है ना, हमारे जो रोज के कंपाउंड्स हैं, उन सभी में ये कार्बन काफ़ी ज़्यादा मात्रा में प्रेजेंट है। तो इसके कंपाउंड्स की गिनती बहुत ज़्यादा है, लेकिन हम कुछ इम्पॉर्टेंट कंपाउंड्स के बारे में इसमें चर्चा करेंगे और डिस्कस करेंगे। आइए, सबसे पहला कंपाउंड है एल्कोहल, या फिर हम कहें इथेनॉल, जिसे कि हम एल्कोहल के नाम से भी जानते हैं। तो एल्कोहल के बारे में जैसा कि लोग जानते हैं कि ये एडिक्शन के टर्म्स में ज़्यादा यूज़ में आता है, इसलिए लोग इसे जानते हैं। ये बेसिकली हमारे नर्वस सिस्टम को थोड़ा सा कमज़ोर कर देता है, जिसके कारण हमारे शरीर पे कंट्रोल हमारा कम हो जाता है, हमारी मेटाबॉलिज्म को स्लो कर देता है, और इस तरीके से ये हमारे लिए हार्मफुल भी होता है। मगर इसके अलावा भी
इस इथेनॉल के बहुत ज़्यादा दूसरे यूजेस भी हैं, जैसे कि ये एक बहुत ही अच्छा सॉल्वेंट है। सॉल्यूशन में हमने देखा था कि सॉल्वेंट क्या होता है, तो हमने उसमें देखा था कि जो ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होता है सॉल्यूशन में वो सॉल्वेंट कहलाता है, और जो कम मात्रा में प्रेजेंट होता है वो सॉल्यूट कहलाता है। तो इथेनॉल बहुत ही अच्छा सॉल्वेंट है। तो इस सॉल्वेंट में हम क्या क्या बातें मिक्स करते हैं उन बातों को समझते हैं। एक तो इससे अच्छा सॉल्वेंट होने के कारण सबसे पहली बात, अगर हम टिंचर का हमने नाम सुना हो, टिंचर जिसका यूज़ हम बेसिकली वॉन्ड्स या फिर घाव को ठीक करने में करते हैं। टिंचर में बेसिकली इथेनॉल को सॉल्वेंट के रूप में यूज़ किया जाता है और आयोडीन को सॉल्यूट के रूप में यूज़ किया जाता है, प्लस इथेनॉल को सॉल्वेंट के रूप में यूज़ किया जाता है। यह है हमारा टिंचर। इसके अलावा इसका यूज़ कफ सिरप्स में होता है। जब मेडिसिन्स को इस इथेनॉल को सॉल्वेंट के रूप में यूज़ किया जाता है तो इनका प्रभाव बढ़ जाता है। साथ ही साथ ये इथेनॉल अलग अलग कॉस्मेटिक्स में भी एज ए सॉल्वेंट के रूप में यूज़ में आता रहता है। ये तो हो गई इथेनॉल में बेसिकली कार्बन के साथ, ये जो अगर मैं इसे रिप्रेजेंट करूं, इसकी बहुत ज़्यादा अगर कार्बन की सीरीज़ है तो हम उसे R से रिप्रेजेंट कर देते हैं और अल्कोहल ग्रुप को OH से। ये इसका एक तरीका है इसे रिप्रेजेंट करने का। तो हमने बात को सीखा, इसका पहला कंपाउंड हमने सीखा जिसे हमने सीखा कि ये इथेनॉल है। आइए अब हम दूसरे कंपाउंड्स में चलते हैं। इसका दूसरा कंपाउंड है CH3COOH। इसे हम एसिटिक एसिड के नाम से भी जानते हैं, और ये अगर हम कॉमनली रूप में इसे देखें तो इसे घरेलू रूप में विनेगर के रूप में यूज़ किया जाता है। विनेगर एक बहुत ही अच्छा सॉल्वेंट है। इस विनेगर में बेसिकली हम अगर देखें तो अचार में इसे प्रिजर्वेटिव के रूप में यूज़ किया जाता है, जिसमें हम बहुत सारे अपने सब्सटेंस हैं जिन्हें कि हम प्रिजर्व करके रखते हैं। साथ ही साथ इस विनेगर में एक सॉल्यूट ये एक तरीके से ग्लेशियल सॉल्वेंट के रूप में इसका काफ़ी ज़्यादा यूज़ आता है। ग्लेशियल सॉल्वेंट का मतलब ये है कि जहाँ पर टेम्परेचर बहुत ही ज़्यादा लो होता है, जहाँ पर पूरे तरीके से बर्फ़ जमी हुई रहती है, वहाँ पर ये एक ऐसे प्रिजर्वेटिव के रूप में यूज़ में आता है, क्योंकि इसका बॉइलिंग पॉइंट बहुत ही लो होता है फ्रीजिंग पॉइंट में, तो ये उस टेम्परेचर में भी ये फ्रीज़ नहीं होता और ये वहाँ पर यूज़ में आता है। ये हमारा दूसरा कंपाउंड हो गया। इथेनॉल के बाद हमने सीखा एसिटिक एसिड या फिर इथेनोइक एसिड भी इसे कहा जाता है, और विनेगर। अगर हम इन दोनों कंपाउंड्स को आपस में मिला दें तो हमारा एक तीसरा कंपाउंड निकल के आ जाएगा, अल्कोहल प्लस एसिटिक एसिड इन दोनों को अगर हम मिला दें तो ये कुछ ईथर के रूप में कन्वर्ट हो जाता है, जिसमें कि इस तरीके का कुछ ग्रुप बन जाता है। ये कार्बन ग्रुप है, ये भी कार्बन ग्रुप है, और बीच में ये CO ग्रुप है। इसे ईस्टरिफिकेशन प्रोसेस कहा जाता है। ईस्टरिफिकेशन प्रोसेस बेसिकली परफ्यूम्स बनाने के काम में आती है। इसकी खुशबू बहुत अच्छी होती है, इस कारण से इसे
परफ्यूम के रूप में यूज़ किया जाता है। इन्हीं ईस्टर्स को यदि हम थोड़ा सा और ट्रीट करें तो यही ईस्टर्स आपस में बदल के हो जाते हैं। यदि हम सोडियम की प्रेजेंस में इसे और ट्रीट करें तो ये बदल जाता है कार्बोक्सिलिक सोडियम सॉल्ट्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड के रूप में। कार्बोक्सिलिक एसिड्स के रूप में ये सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, इसे सेपोनिफिकेशन प्रोसेस कहा जाता है और ये बेसिकली सोप्स बनाने के काम में आती है। तो हमने सीखा कि इथेनॉल, फिर उसके बाद हमने सीखा विनेगर, उसके बाद परफ्यूम, सोप। इसके साथ साथ हम कुछ और भी बातें थोड़ी सी सीख लेते हैं। ये कार्बन और ये प्रोसेस बेसिकली दो तरीके के कंपाउंड्स होते हैं। एक तो अनसैचुरेटेड कार्बन्स होते हैं और दूसरा सैचुरेटेड होते हैं। अनसैचुरेटेड कैसे? अनसैचुरेटेड जिनमें कि डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड के रूप में ये कार्बन एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं, उन्हें अनसैचुरेटेड कहा जाता है। और जहाँ पर भी ये सिंगल बॉन्ड के रूप में होते हैं वैसे सीरीज़ को इन्हें सैचुरेटेड कार्बन्स कहा जाता है। ये जो अनसैचुरेटेड कार्बन्स हैं ये बेसिकली हमारे वेजिटेबल ऑयल्स में प्रेजेंट होते हैं अनसैचुरेटेड कार्बन्स। और ये जो सैचुरेटेड कार्बन्स हैं, यदि हम एनिमल फैट्स को देखें तो ये एनिमल फैट्स में इस तरीके के सैचुरेटेड कार्बन प्रेजेंट होते हैं। अगर हमें पुराने समय में याद हो तो कुछ डालडा टाइप की चीज़ें, डालडा एक प्रोडक्ट था जिसमें कि ये वेजिटेबल ऑयल का सॉलिडिफिकेशन किया जाता था। तो ये जो सॉलिडिफिकेशन होता है ये अनसैचुरेटेड को सैचुरेटेड में कन्वर्ट कर दिया जाता था और जो शरीर के लिए काफ़ी ज़्यादा नुकसानदायक होता था। बाद में जब इसके बारे में पता चला तो हमने दोबारा से जो वेजिटेबल ऑयल्स का हम यूज़ करते हैं वो हम फिर से अनसैचुरेटेड वेजिटेबल ऑयल्स का यूज़ करने लग गए हैं, जैसे कि सफोला, फॉर्च्यून वगैरह, इस तरीके के कैंट ऑयल वगैरह, इनका हम यूज़ करने लग गए हैं। तो ये भी क्या हो गए हैं? ये भी इस तरीके से अनसैचुरेटेड ऑयल्स हैं, अनसैचुरेटेड कार्बन्स। और इन्हें हम जब सैचुरेटेड में बदलते हैं तो बेसिकली हम निकल का यूज़ करते हैं और इस प्रोसेस को हाइड्रोजिनेशन कहा जाता है। ये प्रोसेस हाइड्रोजिनेशन प्रोसेस कहलाती है। इसके अलावा भी कार्बन हमारे लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी है और हम जानते हैं कि जो फॉसिल फ्यूल्स हैं जैसे कि पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, डीजल, ऑयल, इनमें बेसिकली क्लोज चेन कार्बन्स होते हैं और इन्हें एरोमेटिक कंपाउंड्स भी कहा जाता है। ये एरोमेटिक कंपाउंड्स क्यों कहलाते हैं? क्योंकि एक एरोमा का मतलब होता है महक या खुशबू। तो इन कार्बन्स में एक बेंजीन की रिंग होती है और ये बेसिकली होते क्या हैं कि कार्बन में कुछ ना कुछ स्मेल आ रही होती है। अगर आप देखें तो मिट्टी का तेल हो गया, केरोसिन ऑयल, डीजल, पेट्रोल, इनमें एक न एक स्मेल सी आती रहती है और इन्हें ही एरोमेटिक कंपाउंड्स कहा जाता है। और इन एरोमेटिक कंपाउंड्स के कारण ये जो कार्बन है ये फॉसिल फ्यूल्स का रूप रखते हैं। और ये फॉसिल फ्यूल्स बनते कैसे हैं, इनकी प्रोसेस जो होती है वो कैसे, मतलब एनारोबिक ऑक्सीडेशन के थ्रू बनते हैं। मतलब जहाँ पर ऑक्सीजन ना हो वहाँ पर अगर बैक्टीरिया उन्हें कंज्यूम करते हैं तो इस तरीके की जो ऑक्सीडेशन प्रोसेस होती है वहाँ पर इस तरीके के कार्बन्स बनते हैं। साथ ही साथ कार्बन का एक और तरीका है, अगर हम किसी भी चीज़ की लाइफ साइकिल को जानना चाहते हैं तो लाइफ साइकिल में हम कार्बन 12 का यूज़ करते हैं। तो इस तरीके की बातें हैं जो कि हमें इस यूनिट से, इस चैप्टर से पढ़नी है। जो भी बातें आपको समझ में आई हों उन्हें इसमें समझ लें। और
अगर कोई भी डाउट रह जाता है या फिर कोई बातें में आप और भी लेक्चर चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में इसे बता सकते हैं और फिर हम इसके लिए और भी वीडियो बना सकते हैं। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।